अगली सुबह हवेली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। कल तक जिस डाइनिंग टेबल पर ईशानी को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, आज वहां सन्नाटा था। बुआ जी और चाची चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थीं, उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। विक्रांत हेड चेयर पर बैठा था, लेकिन वो खा नहीं रहा था। उसकी नज़रें सीढ़ियों पर थीं। तभी ईशानी नीचे आई। उसने एक बहुत साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, आंखों में कोई चमक नहीं। जैसे ही वो नीचे आई, नौकरों में हड़कंप मच गया। काका दौड़े, बहू जी आइए, आपके लिए मैंने खीर बनाई है। ईशानी ने काका को देखा, फीका सा मुस्कुराई और टेबल के सबसे कोने वाली कुर्सी पर बैठने लगी। विक्रांत तुरंत खड़ा हो गया। विक्रांत, वहां नहीं। ईशानी रुक गई, वो डर गई। विक्रांत ने अपनी बगल वाली कुर्सी, जो घर की मालकिन की होती है, खींचकर बाहर निकाली। विक्रांत नरमी से, यहां बैठो, मेरे पास। ईशानी झिझकी, लेकिन बुआ और चाची की घूरती नज़रों के बीच तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां बैठ गई। विक्रांत ने खुद उसके लिए जूस का गिलास भरा। पियो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें लिक्विड डाइट लेनी है। ईशानी ने गिलास उठाया। उसका हाथ विक्रांत के हाथ से छू गया। विक्रांत को करंट लगा, लेकिन ईशानी ने ऐसे हाथ हटा लिया जैसे किसी गर्म तवे को छू लिया हो। विक्रांत का दिल बैठ गया। वो मुझसे नफरत नहीं करती, वो मुझसे डरती है, और ये नफरत से ज़्यादा बुरा है। दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। एक नौजवान हैंडसम लड़का अंदर आया। उसके हाथ में डॉक्टर का बैग था। ये डॉक्टर आर्यन थे, विक्रांत के फैमिली डॉक्टर के बेटे, जो अब प्रैक्टिस संभाल रहे थे। डॉक्टर आर्यन, हेलो, मिस्टर सिंघानिया ने कॉल किया था मिसेस सिंघानिया के चेकअप के लिए। ईशानी हॉल में बैठी थी। आर्यन को देखकर वो थोड़ी असहज हुई। आर्यन उसके पास गया और बहुत प्यारी मुस्कान के साथ बोला, हाय, मैं डॉक्टर आर्यन हूँ, डरो मत, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, बस पल्स चेक करनी है। आर्यन का बात करने का तरीका इतना दोस्ताना और हल्का था कि ईशानी की घबराहट थोड़ी कम हुई। आर्यन ने ईशानी की कलाई पकड़ी, नब्ज चेक करने के लिए। अरे, आपका बीपी तो बहुत लो है, आप ठीक से खा नहीं रही हैं क्या? तभी सीढ़ियों से एक भारी आवाज़ आई, हाथ छोड़ो उसका। विक्रांत सीढ़ियों से उतर रहा था। उसकी आंखें आर्यन के हाथ पर टिकी थीं, जो ईशानी की कलाई पर था। आर्यन हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। मिस्टर सिंघानिया, मैं बस पल्स चेक कर रहा था। विक्रांत ने आर्यन और ईशानी के बीच आकर खड़ा हो गया, जैसे कोई दीवार हो। चेकअप दूर से भी हो सकता है, छूने की जरूरत नहीं है। आर्यन हंसते हुए, सर रिलैक्स करो, मैं डॉक्टर हूं, और वैसे भी भाभी जी बहुत स्ट्रेस्ड लग रही हैं, उन्हें दवा से ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत है। भाभी जी और दोस्त, ये शब्द विक्रांत को चुभ गए। उसने देखा कि ईशानी, जो उससे नज़रें नहीं मिलाती, वो आर्यन की बातों पर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। विक्रांत की मुट्ठी भिंच गई। ये लड़का उसे वो दे रहा है जो मैं नहीं दे पाया, सुरक्षा और मुस्कान। विक्रांत, चेकअप हो गया, अब तुम जा सकते हो, फीस मैं भिजवा दूंगा। आर्यन समझ गया कि माहौल गर्म है। उसने अपना बैग उठाया। टेक केयर भाभी जी, और हाँ, खुश रहिए, सबसे बड़ी दवा वही है। आर्यन चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही विक्रांत ईशानी की तरफ मुड़ा। ईशानी सोफे से उठकर जाने लगी। विक्रांत ने उसका रास्ता रोक लिया। विक्रांत, बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें? ईशानी ने उसे हैरान होकर देखा। उसने तो कुछ किया भी नहीं था। विक्रांत, ईशानी के करीब आकर, गुस्से और दर्द में, मेरे सामने तुम्हारा दम घुटता है, मैं बात करूं तो तुम कांपने लगती हो, और वो कल का आया हुआ लड़का, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम मुस्कुरा रही थीं। ईशानी को गुस्सा आ गया। पहली बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने नोटपैड उठाया और तेजी से कुछ लिखा। उसने पन्ना फाड़कर विक्रांत के सीने पर मारा। विक्रांत ने पन्ना पढ़ा। वो डॉक्टर है, उसने मेरा इलाज किया, मुझे चोट नहीं पहुंचाई, फर्क साफ है। ये पढ़कर विक्रांत सन्न रह गया। ईशानी ने उसे आईना दिखा दिया था। डॉक्टर इलाज करता है और पति जख्म देता है। विक्रांत अपने केबिन में बैठा था। ईशानी की लिखी वो चिट्ठी उसके सामने टेबल पर थी। फर्क साफ है। विक्रांत ने विस्की का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। खन्ना, कल के बिजनेस ट्रिप के लिए 2 टिकट बुक करो, शिमला के। 2 सर, आपके साथ कौन जा रहा है? मेरी पत्नी। विक्रांत ने फ़ोन रख दिया। अगर उसे लगता है कि वो मुझसे दूर रहकर खुश रहेगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। अब वो हर पल मेरे साथ रहेगी। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ चोट नहीं देता, मैं इलाज भी कर सकता हूँ। विक्रांत कमरे में आया। ईशानी सोने की तैयारी कर रही थी। विक्रांत, पैकिंग कर लो, कल सुबह हम शिमला जा रहे हैं। ईशानी रुक गई। उसने सवालिया नज़रों से देखा। विक्रांत, बिजनेस ट्रिप है, और डॉक्टर ने कहा है तुम्हें चेंज की ज़रूरत है, तो तुम मेरे साथ आ रही हो। ईशानी ने न में सिर हिलाया। वो उसके साथ अकेले कहीं नहीं जाना चाहती थी।
विक्रांत उसके पास गया। उसने ईशानी के बालों की एक लट को उसके कान के पीछे किया। ईशानी सिहर उठी। विक्रांत फुसफुसाते हुए, ईशानी, तुम्हारे पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है। तुम जा रही हो, और अगर तुमने मना किया तो मैं आर्यन को तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर नियुक्त कर दूंगा। और मुझे पता है तुम नहीं चाहोगी कि उस बेचारे डॉक्टर का करियर या हाथ मेरे गुस्से का शिकार बने। ईशानी ने उसे घूर कर देखा। ये आदमी फिर से ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि विक्रांत कुछ भी कर सकता है। उसने बेमन से अपना सूटकेस निकाला। विक्रांत बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, बारिश को देखते हुए। विक्रांत मन ही मन, नफरत करो मुझसे ईशानी, जितनी चाहे नफरत करो, लेकिन रहोगी तुम मेरे ही पास। इस दुनिया में तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता, चाहे मेरा तरीका गलत ही क्यों ना हो। सूरज अभी निकला भी नहीं था। शिमला जाने के लिए एक बड़ी ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। ड्राइवर सामान रख रहा था। ईशानी आई और चुपचाप पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी। तभी विक्रांत आया। उसने ड्राइवर के हाथ से चाबी छीन ली। विक्रांत, तुम जाओ, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर हैरान होकर चला गया। विक्रांत ईशानी के पास गया और पिछली सीट का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं ईशानी, आगे बैठो मेरे बराबर। ईशानी ने उसे घूर कर देखा। वो अपनी जगह से नहीं हिली। विक्रांत ने झुककर उसके कान में कहा, डॉक्टर आर्यन को कॉल लगाऊं क्या? सुना है उसका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं बंद ना हो जाए। ईशानी ने मुट्ठी भींची और चुपचाप आगे वाली सीट यानी पैसेंजर सीट पर बैठ गई। विक्रांत मुस्कुराया, एक कड़वी मुस्कान। जीत तो गया, पर डर दिखाकर। गाड़ी 100 की स्पीड पर दौड़ रही थी। बाहर पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके थे। अंदर सन्नाटा था। ईशानी खिड़की से बाहर देख रही थी। विक्रांत बार बार उसे देख रहा था। उसे ये खामोशी काट रही थी। विक्रांत ने गुस्से में कहा, कुछ तो बोलो, गाली दे दो, चिल्ला लो, लेकिन ये बुत बनकर मत बैठो। ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया। विक्रांत को गुस्सा आया। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। तेज रॉक म्यूजिक बजने लगा। ईशानी ने अपने कान बंद कर लिए। उसे शोर से सिरदर्द हो रहा था। विक्रांत ने ये देखा। उसने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया। विक्रांत हल्की आवाज में, सॉरी, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ये लाइन इतनी ईमानदारी से बोली गई थी कि ईशानी ने एक पल के लिए उसे देखा। उस राक्षस की आंखों में आज एक इंसान झांक रहा था। शिमला पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे कि मौसम अचानक बदल गया। काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धुंध इतनी घनी थी कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ईशानी घबराहट में, उसने सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। विक्रांत, डरो मत, मैं हूं ना। तभी पहाड़ के ऊपर से चट्टानें खिसकने की आवाज आई। गड़गड़ाहट। विक्रांत ने ऊपर देखा। एक बड़ा पत्थर सीधा उनकी गाड़ी की तरफ आ रहा था। ईशानी, नीचे झुको। विक्रांत ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया। टायरों की चीख और जोर का झटका। गाड़ी रास्ते से फिसलकर खाई के किनारे एक पेड़ से टकराकर रुक गई। अगला पहिया हवा में झूल रहा था। नीचे गहरी खाई थी। सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज। विक्रांत के माथे से खून बह रहा था, स्टीयरिंग से टकराने की वजह से। उसने होश संभालते ही बगल में देखा। ईशानी। ईशानी बेहोश नहीं थी, लेकिन सदमे में थी। वो कांप रही थी। विक्रांत ने देखा कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है। अगर वो ज्यादा हिले तो गाड़ी खाई में गिर जाएगी। विक्रांत बहुत शांत और धीमी आवाज में, ईशानी, मेरी तरफ देखो, पैनिक मत होना। हमें बहुत धीरे से बाहर निकलना है। मेरी तरफ का दरवाज़ा पेड़ की वजह से ब्लॉक है। हमें तुम्हारी तरफ से निकलना होगा। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली। गाड़ी हिली। ईशानी की चीख निकल गई। विक्रांत ने तुरंत ईशानी का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में देखो ईशानी, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। विक्रांत धीरे धीरे ईशानी की सीट की तरफ खिसका। उसने ईशानी की बेल्ट खोली, फिर उसने ईशानी को धक्का देकर बाहर की तरफ किया। जाओ, कूदो। ईशानी बाहर गीली घास पर गिरी। तभी गाड़ी का पिछला हिस्सा फिसला। ईशानी चिल्लाई, विक्रांत! आवाज लौट आई। विक्रांत ने आखिरी पल में छलांग लगाई और वो ईशानी के ऊपर आ गिरा। उसी पल वो एसयूवी खाई में गिर गई। खाई में गिरने और धमाके की आवाज। वो दोनों कीचड़ में सने हुए थे। बारिश उन्हें भिगो रही थी। विक्रांत ईशानी के ऊपर था, उसे बचाते हुए। जैसे ही धमाके की आवाज शांत हुई, विक्रांत ने ईशानी का चेहरा अपने हाथों में लिया। विक्रांत हाफते हुए, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई?
ईशानी की आंखें फटी हुई थीं। उसने देखा कि विक्रांत के सिर से खून बह रहा है और उसका खून ईशानी के चेहरे पर टपक रहा है। ईशानी ने कांपते हाथ से विक्रांत के माथे को छुआ। खून? विक्रांत मुस्कुराया। मेरा है। तुम ठीक हो ना? बस यही काफी है। विक्रांत उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी। वो लड़खड़ा गया। ईशानी ने तुरंत उसे सहारा दिया। आज पहली बार ईशानी ने उसे सहारा दिया था। रात हो चुकी थी और तूफान बढ़ता जा रहा था। नेटवर्क गायब था। वो दोनों चलते चलते एक पुराने टूटे फूटे लकड़ी के कॉटेज तक पहुंचे। अंदर धूल और जाले थे, लेकिन कम से कम छत थी। विक्रांत दर्द से कराह रहा था। ठंड के मारे उसकी हालत खराब थी। ईशानी ने उसे एक पुराने सोफे पर बिठाया। विक्रांत का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ रहा था। हाइपोथर्मिया। विक्रांत कांपते हुए, ईशानी, यहाँ से दूर रहो, मैं ठीक हूँ। ईशानी ने देखा कि विक्रांत की हालत बिगड़ रही है। उसे याद आया कि विक्रांत ने उसे बचाने के लिए अपना कोट उसे दे दिया था। ईशानी ने इधर उधर देखा। आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां थीं। उसने बड़ी मुश्किल से आग जलाई, लेकिन विक्रांत का कांपना बंद नहीं हो रहा था। वो बेहोशी की हालत में था। ईशानी जानती थी कि उसे गर्मी की जरूरत है। उसने एक पल सोचा, फिर अपनी शॉल उतारी। वो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने जाकर विक्रांत को अपनी बाहों में भर लिया। आग की धीमी रोशनी में ईशानी ने विक्रांत के सिर को अपनी गोद में रखा और उसे कसकर गले लगा लिया। अपनी बॉडी हीट से वो उसे गर्म करने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने बेहोशी में ईशानी की साड़ी का पल्लू मुट्ठी में पकड़ लिया। विक्रांत बड़बड़ाते हुए, मुझे छोड़कर मत जाना, सब चले गए, तुम मत जाना। ईशानी की आंखों से आंसू गिरकर विक्रांत के गाल पर पड़े। आज उसे विक्रांत में वो राक्षस नहीं, बल्कि एक अकेला बच्चा दिख रहा था जो प्यार के लिए तरस रहा था। ईशानी ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फेरी। ईशानी, मन ही मन, मैं नहीं जाऊंगी। आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सीन चेंज। कॉटेज के बाहर अंधेरे में खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी। एक आदमी जिसने रेनकोट पहना था और हाथ में दूरबीन थी। वो उन्हें देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला। आदमी फोन पर, काम आसान हो गया बॉस। सिंघानिया घायल है और अकेला है। कल सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएगा। वो दोनों अंदर एक दूसरे के सहारे जिंदा हैं, लेकिन बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। कौन है ये दुश्मन, और क्या ईशानी इस घायल शेर को शिकारियों से बचा पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। तूफान थम चुका था, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक थी। कॉटेज के अंदर आग बुझ चुकी थी। विक्रांत की आंखें खुली। उसका सिर भारी था, लेकिन बुखार उतर चुका था। उसने देखा कि उसका सिर ईशानी की गोद में नहीं, बल्कि एक पुराने तकिए पर था। ईशानी वहां नहीं थी। विक्रांत हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। ईशानी? तभी दरवाज़ा खुला। ईशानी अंदर आई। उसके हाथ में कुछ जंगली फल और एक टूटे हुए मटके में पानी था। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ईशानी, आप उठ गए? हिलिए मत, पैर में मोच है। विक्रांत उसे देखता रहा। कल रात वो जिसे बोझ समझ रहा था, आज वो ही उसका सहारा बनी हुई थी। विक्रांत, तुम गई नहीं? मैं बेहोश था, तुम भाग सकती थी। ईशानी, भागना कायरों का काम है, और मैंने 7 फेरे लिए हैं। कोई बिजनेस डील साइन नहीं की जो नुकसान होते ही तोड़ दूं। विक्रांत चुप हो गया। ईशानी की बातों में इतना वजन था कि उसका अहंकार उसके सामने छोटा पड़ गया। नैरेटर। तभी बाहर सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आई। क्रंच, क्रंच। विक्रांत के कान खड़े हो गए। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये जूतों की आवाज थी। विक्रांत ने ईशानी को इशारे से चुप रहने को कहा। कोई है बाहर। उसने एक भारी लकड़ी का डंडा उठाया और लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। ईशानी उसके पीछे छुप गई। धड़ाम! दरवाज़ा एक लात से टूट गया। सामने एक भारी भरकम आदमी खड़ा था, चेहरा ढका हुआ, हाथ में बड़ा सा रामपुरी चाकू। ये वही हिटमैन था। हिटमैन। हा हा हा! अरे वाह, सिंघानिया साहब तो यहीं मिल गए। मुझे लगा ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी। नैरेटर। विक्रांत शेर की तरह दहाड़ा। कौन भेजा है तुझे? हिटमैन। यमराज समझ ले, तेरा टाइम खत्म। वो चाकू लेकर विक्रांत की तरफ बढ़ा। विक्रांत घायल था, लेकिन कमजोर नहीं। उसने डंडे से हिटमैन के हाथ पर वार किया। चाकू दूर जा गिरा। लेकिन हिटमैन हट्टा कट्टा था। उसने विक्रांत के पेट में लात मारी। उफ!
विक्रांत दर्द से कराहते हुए पीछे गिरा। उसके पैर की मोच ने उसे धोखा दे दिया। हिटमैन ने विक्रांत का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया। तड़प मत सिंघानिया, एक झटके में काम तमाम कर दूंगा। हिटमैन ने अपनी जेब से दूसरा चाकू निकाला। विक्रांत का दम घुट रहा था। वो हाथ पैर मार रहा था, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी ताकत खत्म हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा, बस यही अंत है। नैरेटर। हिटमैन चाकू विक्रांत के सीने में उतारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। छोड़ दो उन्हें! इससे पहले कि हिटमैन पीछे मुड़ता, ईशानी ने जलती हुई लकड़ी जो उसने राख के ढेर से निकाली थी, हिटमैन की पीठ पर दे मारी। आह! हिटमैन दर्द से बिलबिला उठा। उसकी जैकेट में आग लग गई थी। वो विक्रांत को छोड़कर ईशानी की तरफ लपका। तुझे तो मैं... ईशानी डरी नहीं। उसने पास पड़ा लाल मिर्च का पाउडर, जो शायद किचन के पुराने डिब्बों में था, मुट्ठी में भरा और सीधा हिटमैन की आंखों में झोंक दिया। हिटमैन, मेरी आंखें! आ! नैरेटर। हिटमैन अंधा होकर हाथ पैर मार रहा था। विक्रांत को मौका मिल गया। उसने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से हिटमैन के सिर पर दे मारा। थाड़! हिटमैन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत और ईशानी दोनों हाँफ रहे थे। विक्रांत ने ईशानी को देखा। वो कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, एड्रेनलिन से। उसके हाथ में अभी भी वो जलती हुई लकड़ी थी। विक्रांत लंगड़ाते हुए उसके पास गया। उसने ईशानी के हाथ से लकड़ी ली और फेंक दी। उसने ईशानी के गालों को अपने हाथों में लिया। विक्रांत, हैरानी और गर्व से, तुमने मेरी जान बचाई? ईशानी, हाँफते हुए, मैंने कहा था ना, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। शायद आर्यन या किसी ने उन्हें ट्रैक कर लिया था। नैरेटर। पुलिस ने हिटमैन को गिरफ्तार कर लिया। आर्यन भी पुलिस के साथ एम्बुलेंस लेकर पहुंच गया। विक्रांत, ईशानी, तुम लोग ठीक हो? विक्रांत को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। नर्स ने ईशानी को दूसरी एम्बुलेंस में बैठने को कहा, लेकिन विक्रांत ने नर्स का हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये मेरे साथ जाएगी, मेरी एम्बुलेंस में। उसने अपना हाथ ईशानी की तरफ बढ़ाया। ईशानी ने आर्यन को देखा, फिर विक्रांत को। इस बार उसने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। उसने चुपचाप अपना हाथ विक्रांत के हाथ में दे दिया। विक्रांत ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा जैसे अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। एम्बुलेंस में लेटते हुए विक्रांत बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसकी नज़रें ईशानी के चेहरे पर टिकी थीं। विक्रांत, मन ही मन, मुझे लगा था मैंने एक बेचारी से शादी की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने एक योद्धा से शादी की है। अब मैं तुम्हें दुनिया की हर ताकत से बचाऊंगा ईशानी, हर ताकत से। जान तो बच गई, लेकिन वो हिटमैन किसका था? और अब जब विक्रांत को ईशानी की असली ताकत का पता चल गया है, तो क्या वो अपना दिल ईशानी के कदमों में रख देगा, या हवेली लौटकर कोई नया तूफान उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। लाइफलाइन हॉस्पिटल का वीआईपी रूम। मशीनों की धीमी आवाज आ रही थी। मॉनिटर बीप बीप की आवाज आ रही थी। विक्रांत बिस्तर पर लेटा था। उसके सिर और पैर में पट्टी बंधी थी। उसकी आंखें खुली। उसने सबसे पहले अपने हाथ को देखा। उसका हाथ किसी ने थाम रखा था। ईशानी। वो कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन सिर विक्रांत के बिस्तर पर रखकर सो गई थी। विक्रांत ने देखा कि ईशानी की हथेली पर जले हुए का निशान था। कल रात हिटमैन को जलती लकड़ी मारने की वजह से विक्रांत का दिल पिसीद गया। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया और ईशानी के जले हुए हाथ को छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियां ईशानी की हथेली पर फिरीं। विक्रांत फुसफुसाते हुए, इतना दर्द सहा तुमने मेरे लिए? उसने ईशानी के उस हाथ को अपने होठों से लगा लिया। ये पहली बार था जब विक्रांत ने ईशानी को प्यार से चूमा था। ईशानी की नींद खुल गई। उसने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन विक्रांत ने छोड़ने से मना कर दिया। विक्रांत, भागो मत, अब नहीं। ईशानी नीची नजरों से, आपको होश आ गया? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। विक्रांत, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ बैठो। दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर राठौर अंदर आए। मिस्टर सिंघानिया, शुक्र है आप ठीक हैं। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। इंस्पेक्टर, वो आदमी कौन था और उसे किसने भेजा था? इंस्पेक्टर, सर वो एक पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जग्गू। हमने उसे रिमांड कर लिया और थोड़ी खातिरदारी के बाद उसने सब उगल दिया। ईशानी डर गई। विक्रांत ने उसे इशारा किया कि डरे नहीं। विक्रांत, नाम बताओ इंस्पेक्टर। सर उसने कहा कि उसे सुपारी देने वाले का चेहरा नहीं देखा, लेकिन जिस नंबर से उसे आपकी लोकेशन भेजी गई थी, वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया है। विक्रांत की धड़कनें रुक गईं। इंस्पेक्टर, वो कॉल सिंघानिया मैंशन के लैंडलाइन से की गई थी।
शॉकिंग म्यूजिक, डन डन डन। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत ने मुट्ठी भींची, उसके हाथ की नसें तन गईं। विक्रांत दहाड़ते हुए, मेरे घर से मेरी जान लेने की साजिश मेरे ही घर में रची गई। विक्रांत ने तुरंत अपने हाथ से ड्रिप नोच कर फेंक दी। खून निकल आया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। मैं अभी घर जा रहा हूँ। डॉक्टर आर्यन दौड़कर आए। विक्रांत, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। विक्रांत, आर्यन, मेरा खून बह रहा है, उसकी चिंता मत करो, लेकिन मेरे घर में जो आस्तीन का सांप है, अगर मैंने उसे आज नहीं कुचला तो वो कल ईशानी को डस लेगा, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने ईशानी का हाथ पकड़ा। चलो ईशानी, आज फैसला होकर रहेगा। ईशानी ने देखा कि विक्रांत की आंखों में खून उतर आया है। वो जानती थी कि आज हवेली में भूचाल आने वाला है। हवेली में सब सामान्य था। बुआ जी चाय पी रही थीं, चाची टीवी देख रही थीं। तभी मुख्य दरवाज़ा धड़ाम से खुला। डोर बैंग। विक्रांत लंगड़ाते हुए लेकिन पूरी ताकत के साथ अंदर आया। उसके कपड़े अभी भी खून और मिट्टी से सने थे। उसके पीछे ईशानी थी, डरी हुई। दादी सा, विक्रांत बेटा तू ठीक तो है? हमें पुलिस ने बताया था कि एक्सीडेंट हुआ था। दादी सा दौड़कर आई, लेकिन विक्रांत ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। रुक जाइए दादी सा, कोई मेरे पास नहीं आएगा जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। उसने अपनी जेब से पुलिस की रिपोर्ट निकाली और हवा में लहराई। कल रात जब मैं और ईशानी शिमला के रास्ते में थे, इस घर से लैंडलाइन पर उस हिटमैन को फ़ोन किसने किया था? किसने बताया था कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें अटक गईं। बुआ जी की चाय की प्याली कांपने लगी। विक्रांत, सामने आओ, खुद सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने पता लगाया तो कसम खाता हूँ पुलिस को बाद में बुलाऊंगा, पहले यहीं जिंदा जला दूंगा। विक्रांत की नज़रें बुआ पर टिक गईं। वो धीरे धीरे बुआ की तरफ बढ़ा। बुआ जी, आप बहुत पसीना पोंछ रही हैं, एसी तो चल रहा है। बुआ जी घबरा गईं। बेटा, तू मुझ पर शक कर रहा है? मैंने तुझे गोद में खिलाया है। विक्रांत, गोद में खिलाया है इसीलिए तो डसने का मौका आसानी से मिल गया। बोलिए, वो फ़ोन आपने किया था? इससे पहले कि बुआ कुछ बोलती, पीछे से एक आवाज़ आई, वो फ़ोन मैंने किया था। ट्विस्ट म्यूजिक। सबने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर रिया खड़ी थी, ईशानी की भगोड़ी बहन। उसके हाथ में सूटकेस था और चेहरे पर एक ढीठ मुस्कान। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया नीचे उतरी। उसने महंगे कपड़े पहने थे, शायद जो नताशा ने दिए होंगे। रिया, हाँ जी जीजाजी, वो फ़ोन मैंने किया था, लेकिन मारने के लिए नहीं, बस डराने के लिए। मुझे क्या पता था वो गुंडा आपको सच में टपकाने पहुंच जाएगा। विक्रांत ईशानी को छोड़कर रिया की तरफ बढ़ा। उसने रिया का गला पकड़ लिया। तो यहाँ कैसे आई? मैंने तुझे शहर से बाहर फिकवा दिया था। रिया गला घुटने के बावजूद हंसते हुए, मैं वापस आ गई क्योंकि अब मेरे पास पावर है। मैं अब अकेली नहीं हूँ। नताशा मैम ने मुझे पनाह दी है, और अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो वो ईशानी की वो फोटो वायरल कर देंगी जो। रिया ने ईशानी की तरफ देखा। क्यों ईशानी, याद है ना वो फोटो? ईशानी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कौन सी फोटो? विक्रांत, कौन सी फोटो? साफ साफ बोल वरना जबान खींच लूंगा। रिया, छोड़िए ना जीजाजी, बस इतना समझ लीजिए कि अब मैं इस घर में रहूंगी, अपनी बहन के साथ, हक से। दुश्मन घर के बाहर नहीं, घर के अंदर आ चुका है। रिया वापस आ गई है और उसके पास ईशानी का कोई ऐसा राज है जिससे ईशानी बुरी तरह डरी हुई है। क्या है वो राज, और क्या विक्रांत इस नई मुसीबत से निपट पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। माहौल बहुत गर्म था। विक्रांत का हाथ अभी भी रिया के गले पर था। बोल, कौन सी फोटो? विक्रांत दहाड़ा। रिया ने ईशाने की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कान दी। ईशानी, बता दूं जीजाजी को, वो फोटो जो उस रात होटल पैराडाइज में ली गई थी, जब तुम। ईशानी की आंखों में दहशत आ गई। वो दौड़कर विक्रांत के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ईशानी ने न में सर हिलाया। उसकी आंखों में इतनी भीख थी कि विक्रांत का दिल पसीज गया। ईशानी ने इशारों में कहा, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। विक्रांत ने रिया को झटका देकर छोड़ दिया। रिया खांसते हुए जमीन पर गिरी, लेकिन फिर हंसने लगी। गुड गर्ल, अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। विक्रांत ईशानी के कंधों को पकड़कर, ईशानी, तुम इससे डर क्यों रही हो? मुझे बताओ सच क्या है, मैं अभी इसका खेल खत्म कर दूंगा। ईशानी ने अपने आंसू पोंछे। वो सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो सच चाहे झूठ ही क्यों न हो, विक्रांत की मर्दानगी और इज्जत पर वार करता। ईशानी ने विक्रांत का हाथ अपने सर पर रखा और उसे कसम दी कि वो रिया को कुछ नहीं कहेगा। विक्रांत ने गुस्से में पास पड़े फूलदान को लात मारी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, लेकिन याद रखना रिया, जिस दिन ईशानी का डर खत्म हुआ, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। माहौल बहुत गर्म था।
विक्रांत का हाथ अभी भी रिया के गले पर था। बोल, कौन सी फोटो? विक्रांत दहाड़ा। रिया ने ईशानी की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कान दी। ईशानी, बता दूं जीजा जी को, वो फोटो जो उस रात होटल पैराडाइज में ली गई थी, जब तुम। ईशानी की आंखों में दहशत आ गई। वो दौड़कर विक्रांत के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ईशानी ने न में सर हिलाया। उसकी आंखों में इतनी भीख थी कि विक्रांत का दिल पसीज गया। ईशानी ने इशारों में कहा, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। विक्रांत ने रिया को झटका देकर छोड़ दिया। रिया खांसते हुए जमीन पर गिरी, लेकिन फिर हंसने लगी। गुड गर्ल, अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। विक्रांत ईशानी के कंधों को पकड़कर, ईशानी, तुम इससे डर क्यों रही हो? मुझे बताओ सच क्या है, मैं अभी इसका खेल खत्म कर दूंगा। ईशानी ने अपने आंसू पोंछे। वो सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो सच चाहे झूठ ही क्यों न हो, विक्रांत की मर्दानगी और इज्जत पर वार करता। ईशानी ने विक्रांत का हाथ अपने सर पर रखा और उसे कसम दी कि वो रिया को कुछ नहीं कहेगा। विक्रांत ने गुस्से में पास पड़े फूलदान को लात मारी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, लेकिन याद रखना रिया, जिस दिन ईशानी का डर खत्म हुआ, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रिया को गेस्ट रूम मिल गया था। वो मखमली बिस्तर पर लेटकर अंगूर खा रही थी। दरवाज़ा खुला। बुआ जी अंदर आईं। वाह रिया, मान गए, तूने तो आते ही बाजी पलट दी। लेकिन बता तो सही, तेरे पास ईशानी का ऐसा कौन सा राज है? राज नहीं, बम है। नताशा मैम ने मुझे एक ऐसी फोटो दी है जिसे देखकर दुनिया ईशानी को चरित्रहीन कहेगी, और विक्रांत जीजा जी, वो तो ईशानी का चेहरा भी नहीं देखेंगे। बुआ खुश हो गईं। शाबाश, अब बस इस घर की चाबी मेरे हाथ में आ जाए, फिर देख हम क्या करते हैं। विक्रांत बैल्कनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। ईशानी बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों में सर दिए। विक्रांत अंदर आया। उसने सिगरेट बुझाई। वो ईशानी के पास बैठा। विक्रांत नरमी से, ईशानी, मेरी तरफ देखो। ईशानी ने ऊपर देखा। विक्रांत, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जज करूंगा? ईशानी, मैंने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। मेरे लिए तुम्हारा पास्ट मायने नहीं रखता। मुझे बताओ, वो किस बात से डरा रही है? ईशानी बोलना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि वो फोटो फेक है, मॉफ्ट है, लेकिन उसे डर था कि विक्रांत का गुस्सा बहुत तेज है। अगर उसने वो फोटो देख ली तो वो बिना सच जाने शायद ईशानी से नफरत करने लगेगा, क्योंकि मर्द की ईगो बहुत नाजुक होती है। ईशानी ने बस विक्रांत का हाथ अपने गाल पर रखा और सो गई। विक्रांत जागता रहा। विक्रांत मन ही मन, तुम खामोश रहो ईशानी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल सुबह मैं पता लगा कर रहूंगा कि उस रिया के पास क्या है। अगली सुबह रिया डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर, यानी विक्रांत की जगह पर बैठी थी। ईशानी किचन से जूस लेकर आई। रिया ने पैर टेबल पर रख दिए। ओह ईशानी, जूस में बर्फ कम है, जा और लेकर आ। ईशानी चुपचाप मुड़ी। तभी विक्रांत सीढ़ियों से उतरा। उसने रिया को अपनी कुर्सी पर बैठे देखा। पैर नीचे। रिया हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। विक्रांत ने वो जूस का ग्लास उठाया और रिया के पैरों पर गिरा दिया। आह, ये क्या कर रहे हो? रिया चिल्लाई। विक्रांत, अपनी जगह याद दिला रहा हूं। तुम इस घर में मेहमान हो, मालकिन बनने की कोशिश मत करना, और ईशानी तुम्हारी नौकरानी नहीं है। विक्रांत ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठाया। विक्रांत, आज से रिया का खाना उसके कमरे में जाएगा। वो हमारे साथ टेबल पर नहीं बैठेगी। रिया का चेहरा लाल हो गया। वो अपमान का घूंट पीकर रह गई। जाते जाते उसने ईशानी के कान में फुसफुसाया, बहुत उड़ रहा है तेरा पति। आज की पार्टी में अगर तूने वो नहीं किया जो मैं कहूंगी, तो वो फोटो सबके फोन पर होगी। दोपहर में जब विक्रांत ऑफिस गया था, रिया ने ईशानी को अपने कमरे में बुलाया। दरवाज़ा बंद कर, रिया ने हुक्म दिया। ईशानी ने दरवाज़ा बंद किया। रिया ने अपना फ़ोन निकाला और एक फ़ोटो ईशानी की आंखों के सामने कर दी। ईशानी की सांसें रुक गईं। फोटो में ईशानी एक होटल के बिस्तर पर सो रही थी, शायद बेहोश थी, और उसके बगल में एक अजनबी आदमी लेटा था। ये फोटो तब की थी जब ईशानी जॉब ढूंढने गई थी और रिया ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर बेहोश कर दिया था। ये एक सेटअप था। कैसी है फोटो? अगर विक्रांत जीजाजी ने ये देख ली तो उन्हें क्या लगेगा कि उनकी सती सावित्री पत्नी शादी से पहले रंगरैलियां मना रही थी। ईशानी रोने लगी। वो जानती थी कि ये झूठ है, लेकिन फोटो सच दिख रही थी। ईशानी हाथ जोड़कर इशारों में, ऐसा मत करो, मेरा घर टूट जाएगा। घर तो टूटेगा, लेकिन बचने का एक रास्ता है। रिया ने एक छोटी सी शीशी यानी वायल ईशानी की तरफ बढ़ाई। ये जहर है, धीमा जहर। इसे विक्रांत के खाने में मिला दे। ईशानी अपने कमरे में खड़ी थी।
उसके एक हाथ में वो जहर की शीशी थी और दूसरे हाथ में विक्रांत और उसकी शादी की तस्वीर। रिया की शर्त साफ थी, या तो अपनी बदनामी झेल या विक्रांत को बीमार कर। तभी विक्रांत कमरे में आया। वो थका हुआ लग रहा था। ईशानी, बहुत सिर दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी मिलेगी? ईशानी ने शीशी को अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। वो किचन में गई, कॉफी बनाई। उसने वो शीशी खोली। उसका हाथ कांप रहा था। एक बूंद, बस एक बूंद विक्रांत को बीमार करने के लिए काफी थी। लेकिन क्या वो अपने पति को, जिसने उसे अपनी जान पर खेलकर बचाया, धोखा दे सकती है? उसने कॉफी का कप उठाया और कमरे की तरफ बढ़ी। विक्रांत सोफे पर इंतजार कर रहा था। ईशानी ने कप विक्रांत को दिया। विक्रांत ने कप होठों से लगाया। क्या ईशानी ने कॉफी में जहर मिलाया, या उसने अपनी बदनामी को चुन लिया? और अगर विक्रांत ने वो कॉफी पी ली तो क्या होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। विक्रांत के होंठ कप के किनारे को छूने ही वाले थे। ईशानी की सांसें रुकी हुई थीं। उसकी आंखों के सामने रिया का वो चेहरा था, या तो इसे मार दे या खुद बदनाम हो जा। विक्रांत ने कप थोड़ा झुकाया। कॉफी उसके मुंह में जाने ही वाली थी। अचानक ईशानी का हाथ हवा में लहराया। एक जोर से थप्पड़ की आवाज, स्लैप, और कप टूटने की आवाज, क्रैश। ईशानी ने जोर से विक्रांत के हाथ पर मारा। कप दूर जाकर दीवार से टकराया और चकनाचूर हो गया। गरम कॉफी फर्श पर फैल गई, जहर के साथ। विक्रांत सन्न रह गया। वो कुछ सेकंड तक बस टूटे हुए कप को देखता रहा। विक्रांत हैरानी से, ईशानी, ये क्या किया तुमने? ईशानी का पूरा शरीर कांप रहा था। वो जानती थी कि उसने अपनी इज्जत का सौदा कर लिया है। अब रिया वो फोटो वायरल कर देगी। ईशानी घुटनों के बल बैठ गई और टूटे हुए कांच को समेटने लगी। कांच उसकी उंगलियों में चुभ रहा था, खून निकल रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। विक्रांत, छोड़ो इसे, हाथ कट जाएगा। विक्रांत ने उसे खींचकर खड़ा किया। तुम कांप क्यों रही हो? सिर्फ एक कॉफी ही तो थी, गिर गई तो गिर गई, तुम इतना डर क्यों रही हो? ईशानी ने विक्रांत को गले लगा लिया, इतनी जोर से कि विक्रांत को हैरानी हुई। ईशानी रो रही थी, बिना आवाज के। ये आंसू खुशी के थे कि उसने अपने सुहाग को बचा लिया, और गम के थे कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। रिया, जो दरवाजे की दरार से सब देख रही थी, गुस्से से पागल हो गई। वो अपने कमरे में आई और तकिए को फेंक दिया। रिया, बेवकूफ लड़की, पति को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ठीक है ईशानी, तूने जहर नहीं दिया, अब मेरी बदनामी का जहर पीने के लिए तैयार हो जा। रिया ने अपना फोन निकाला। उसने ईशानी की वो मॉफ्ट यानी फर्जी फोटो सिलेक्ट की और सेंड बटन दबा दिया। किसे? विक्रांत को नहीं, बल्कि दादीसा को, क्योंकि वो जानती थी कि पुरानी ख्यालात की दादीसा इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगली सुबह हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रांत जिम जा चुका था। ईशानी किचन में नाश्ता बना रही थी। उसे लग रहा था कि शायद रिया ने कुछ नहीं किया। तभी हॉल से एक चीख सुनाई दी, ईशानी! ये आवाज दादीसा की थी, इतनी तेज और गुस्से से भरी कि नौकरों के हाथ से बर्तन गिर गए। ईशानी दौड़ती हुई हॉल में आई। दादीसा खड़ी थी। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। हाथ में मोबाइल था। बुआजी और चाची भी वहां खड़ी थीं, मजे ले रही थीं। दादीसा, ये क्या है? बोल, ये क्या है? दादीसा ने मोबाइल ईशानी के मुंह पर दे मारा। ईशानी ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर वही फोटो थी, ईशानी किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर पर। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशानी ने न में सिर हिलाया। वो दादीसा के पैरों में गिर गई। उसने इशारों में समझाने की कोशिश की, ये झूठ है, ये मैं नहीं हूं। दादीसा, ईशानी को लात मारते हुए, दूर हट, मुझे छूना भी मत। तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। हम सोचते थे तू गरीब है पर संस्कारी है, पर तू तो बाजारों निकली। रिया सीढ़ियों से उतरते हुए आई, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए। ओ माय गॉड, दादीसा, आपको पता चल गया? मैं छुपाना चाहती थी, मैं अपनी बहन की शर्मिंदगी कैसे बर्दाश्त करती, पर सच तो सामने आ ही गया। बुआ जी, अरे राम राम, ऐसी औरत हमारे विक्रांत के साथ रह रही थी, इसे तो अभी धक्के मारकर निकालो। नौकर भी कानाफूसी करने लगे। ईशानी फर्श पर पड़ी रो रही थी। उसका सुहाग, उसकी इज्जत, सब नीलाम हो रहा था। दादीसा, काका, इसका सामान बाहर फेंको, इसी वक्त। दो नौकर ईशानी को बाहों से पकड़कर घसीटने लगे। ईशानी ने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। वो जाना नहीं चाहती थी। तभी दरवाजे पर एक परछाई आई। हाथ छोड़ो उसका। ये आवाज किसी और की नहीं, विक्रांत की थी। वो पसीने से लथपथ यानी जिम से लौटकर दरवाजे पर खड़ा था। नौकर तुरंत पीछे हट गए। विक्रांत अंदर आया। उसने ईशानी को जमीन से उठाया और अपने पीछे खड़ा कर लिया। विक्रांत, क्या तमाशा है ये? मेरे घर में मेरी पत्नी को घसीटा जा रहा है। दादीसा, पत्नी? विक्रांत, तूने देखा नहीं इसने क्या किया है? देखिए फोटो। दादीसा ने फोन विक्रांत को दिखाया।
विक्रांत ने फोटो देखी। ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब विक्रांत भी उसे धक्के मारकर निकाल देगा। विक्रांत ने फोटो को जूम किया, फिर रिया की तरफ देखा, फिर ईशानी की तरफ। विक्रांत बहुत शांत आवाज में, तो इस फोटो का क्या करूं? सब हैरान रह गए। दादी सा, तो अरे तो अंधा हो गया है क्या? तेरी बीवी किसी और मर्द के साथ? विक्रांत, दादी सा, आपको फोटोशॉप के बारे में पता है? सब चौंक गए। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रांत, कल रात जब ईशानी ने मेरे हाथ से कॉफी का कप गिराया था, मुझे शक हुआ था। मैंने किचन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। मैंने देखा कि ईशानी कॉफी ने कुछ मिलाने वाली थी, फिर उसने रुककर उसे फेंक दिया। उसने रिया की तरफ उंगली उठाई। फिर मैंने इसके कमरे की रिकॉर्डिंग सुनी। ये ईशानी को ब्लैकमेल कर रही थी। और रही बात इस फोटो की, विक्रांत ने रिया के पास जाकर उसका फोन छीन लिया। रिया, तू भूल गई कि मैं एक टेक कंपनी का मालिक हूं। किसी भी फोटो का मेटाडेटा चेक करने में मुझे 2 मिनट लगते हैं। ये फोटो कल रात एडिट की गई है, नताशा के लैपटॉप से। सुनकर सब हैरान रह गए। विक्रांत ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। ईशानी, मेरी जान बचाने के लिए अपनी बदनामी कबूल कर ली। उसने जहर नहीं दिया, प्याला तोड़ दिया। और आप लोग एक फेक फोटो पर भरोसा करके मेरी पत्नी को घर से निकाल रहे थे। उसने दादीसा की तरफ देखा। माफी मांगिए, अभी। दादीसा सन रह गईं। क्या? विक्रांत, आपने बिना सच जाने इस पर हाथ उठाया। माफी मांगिए दादीसा, वरना आज मैं ईशानी का हाथ पकड़कर इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हॉल में सन्नाटा है। घर का बड़ा बेटा अपनी दादी से माफी मांगने को कह रहा है। रिया का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन क्या दादीसा माफी मांगेंगी या उनका अहंकार इस परिवार को तोड़ देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हॉल में सुई गिरने जैसी शांति थी। विक्रांत ईशानी का हाथ पकड़े खड़ा था और सामने दादी सा थीं। विक्रांत ने अपनी बात दोहराई। मैंने कहा माफी मांगिए दादीसा, वरना ये मेरी और ईशानी की इस घर में आखिरी शाम होगी। दादीसा की आंखों में आंसू आ गए। उनका पोता, जो उनके बिना एक कदम नहीं चलता था, आज एक लड़की के लिए उन्हें छोड़ने को तैयार था। बुआ जी ने आग में घी डालने की कोशिश की। अरे माँ जी, जाने दो इसे, बीवी के पल्लू से बंध गया है। माफी क्यों मांगोगी तुम घर की बड़ी हो। विक्रांत ने बुआ को सिर्फ एक नज़र देखा, इतनी खूंखार नज़र कि बुआ के शब्द गले में ही अटक गए। विक्रांत ने ईशानी का हाथ खींचा। चलो ईशानी, जहां इज्जत नहीं वहां हम नहीं। वो मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, तभी पीछे से एक टूटी हुई आवाज आई। रुक जा। दादीसा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गईं। मत जा विक्रांत, मत जा। विक्रांत रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। दादीसा ने हाथ जोड़ लिए। ईशानी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मैंने एक सती को उल्टा समझ लिया, मुझे माफ कर दे। ईशानी ने विक्रांत का हाथ छोड़ दिया और दौड़कर दादीसा के पास गई। उसने दादीसा के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और नम में सिर हिलाया। वो रो रही थी। उसने दादीसा के पैर छू लिए। दादीसा ने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची। माहौल भावुक था, लेकिन अभी एक हिसाब बाकी था। विक्रांत मुड़ा और उसकी नज़रें रिया पर टिक गईं, जो धीरे धीरे खिसकने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने पास पड़े फूलदान यानी वास को रिया के रास्ते में फेंककर तोड़ दिया। क्रैश। विक्रांत, कहाँ जा रही हो साली साहिबा? विदाई की रस्म तो पूरी होने दो। रिया कांपने लगी। जीजाजी, वो ना नताशा ने मुझे फोर्स किया था। विक्रांत उसके पास गया। उसने रिया का हाथ नहीं पकड़ा, उसे छूना भी उसे गंदा लग रहा था। विक्रांत, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। और हाँ, अगर आज के बाद तुम या तुम्हारी वो बॉस नताशा मेरे परिवार के आसपास भी भटके तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, मैं सीधा यमराज को बुलाऊंगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो भीख मांगो, जैसे तुमने इज्जत की भीख मांगी थी। गेट आउट। रिया रोते चिल्लाते हुए भागी। बुआ जी कोने में छिपी खड़ी थीं। उन्हें डर था कि अगला नंबर उनका न हो, लेकिन विक्रांत ने उन्हें इग्नोर कर दिया। सांप चला गया था, लेकिन जहर अभी भी फैला हुआ था। सब शांत हो चुका था। विक्रांत और ईशानी अपने कमरे में थे। ईशानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। वो अपनी चूड़ियां उतार रही थी। विक्रांत पीछे खड़ा उसे शीशे में देख रहा था। आज ईशानी की आंखों में डर नहीं था, एक सुकून था। विक्रांत उसके पास गया। उसने ईशानी के कंधों पर हाथ रखा। विक्रांत, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं ईशानी? अगर मैं आज घर छोड़ देता तो? ईशानी ने नोटपैड उठाया और लिखा, क्योंकि मैं आपको आपके परिवार से अलग नहीं करना चाहती। आप उनसे प्यार करते हैं। विक्रांत ने वो नोट पढ़ा और मुस्कुराया। और तुम किससे प्यार करती हो? ईशानी का हाथ रुक गया। उसने शीशे में विक्रांत को देखा।
क्या वो इस राक्षस से प्यार करने लगी थी जो अब रक्षक बन गया था? विक्रांत घुटनों के बल ईशानी के सामने बैठ गया। उसने ईशानी का वो हाथ लिया जिस पर कांच के कटने के निशान थे, कब तोड़ने की वजह से। वो उन घावों पर धीरे से मलहम लगा रहा था। विक्रांत नम आंखों से, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं ईशानी। देखो, मेरे पास रहने से तुम्हें सिर्फ चोट लगती है, कभी एक्सीडेंट, कभी जहर, कभी बदनामी। मैं एक श्राप हूं। ईशानी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं, सच यही है। शायद मुझे तुम्हें आज़ाद कर देना चाहिए। तुम मुझसे दूर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। विक्रांत की आवाज़ भारी हो गई थी। वो सच में खुद को दोषी मान रहा था। कल सुबह मैं वकील को बुलाऊंगा। मैं तुम्हें तलाक शब्द सुनते ही ईशानी के अंदर कुछ टूट गया। उसने इतनी मुश्किलों के बाद इस रिश्ते को बचाया था और अब विक्रांत खुद इसे तोड़ रहा था। विक्रांत उठा और जाने लगा। ये तुम्हारे भले के लिए है। ईशानी का दिल चीख रहा था। उसे रोकना था। नोटपैड दूर था। इशारों से वो समझ नहीं रहा था। उसके गले में एक तूफान उमड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दर्द, अपना पूरा प्यार इकट्ठा किया। विक्रांत दरवाजे तक पहुंच चुका था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, फटी हुई, खुरदुरी, लेकिन साफ। विक्रांत! विक्रांत पत्थर की तरह जम गया। क्या उसने सही सुना या ये उसका वहम था? वो धीरे धीरे मुड़ा। ईशानी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका गला कांप रहा था। उसने फिर कोशिश की। मत जाओ। विक्रांत दौड़कर ईशानी के पास आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम बोली, ईशानी? मुझे छोड़कर मत जाओ विक्रांत, मैं मर जाऊंगी। मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतना कसकर कि हवा भी उनके बीच से ना गुजरे। विक्रांत भी रो रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा, कभी नहीं। मैंने तो बस, मुझे लगा तुम खुश नहीं हो। मेरी खुशी आप हैं। उस रात उस कमरे में कोई साहब उल नौकरानी नहीं थे, कोई अमीर और गरीब नहीं थे। सिर्फ दो टूटे हुए दिल थे जो जुड़कर एक हो गए थे। ईशानी की आवाज़ ने सिर्फ उसका गला नहीं खोला था, उसने विक्रांत की जिंदगी में खुशियों का दरवाज़ा खोल दिया था। उधर हवेली में प्यार की नई शुरुआत हो रही थी, लेकिन शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान कैबिन में नताशा खड़ी थी। उसके सामने रिया खड़ी थी, रोते हुए। उसने मुझे निकाल दिया मैम, बेइज्जत करके। नताशा ने अपने हाथ में वाइन का गिलास घुमाया। नताशा, बेवकूफ़ हो तुम रिया, छोटी मोटी चालें चलती हो। विक्रांत सिंघानिया को हराना है तो उसे वहां मारना होगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। उसने दीवार पर लगी एक फोटो की तरफ डांट फेंका। वो फोटो विक्रांत की नहीं, ईशानी की थी। नताशा, वेलकम बैक ईशानी। अब खेल मैं शुरू करूंगी, और इस बार खेल बदनामी का नहीं, मौत का होगा। ईशानी की आवाज़ वापस आ गई है और विक्रांत का प्यार उसे मिल गया है। लेकिन नताशा अब कौन सा जानलेवा खेल खेलने वाली है? क्या विक्रांत अपनी आवाज़ को फिर से खामोश होने से बचा पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी में बंधा एक रिश्ता। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। विक्रांत गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो सालों बाद दिखाई दिया था। तभी उसके कानों में एक बहुत ही मधुर आवाज़ पड़ी, विक्रांत, उठिए, सुबह हो गई। विक्रांत की आंखें झटके से खुली। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे लगा वो कोई सपना देख रहा है। उसने इधर उधर देखा। ईशानी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी और गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो किसी ताज़ा खिले हुए फूल जैसी लग रही थी। विक्रांत उसे घूरता रहा। ईशानी मुस्कुराते हुए, ऐसे क्या देख रहे हैं? कहीं मुझे फिर से गूंगी तो नहीं समझ रहे? विक्रांत बेड से कूदा और सीधा ईशानी के पास गया। उसने ईशानी के दोनों कंधों को पकड़ा। विक्रांत, एक बार और बोलो, मेरा नाम एक बार और बोलो। ईशानी शर्माते हुए, विक्रांत। विक्रांत ने उसे गले लगा लिया और हवा में घुमा दिया। ईशानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये घर, ये दीवारें जो कल तक तुम्हारी खामोशी से गूंजती थी, आज तुम्हारी आवाज़ सुन रही हैं। विक्रांत और ईशानी नीचे आए। विक्रांत ने ईशानी का हाथ पकड़ रखा था। दादी सा ने ईशानी को देखते ही दुआ दी, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। लेकिन बुआ जी का मुंह बना हुआ था। वो अपनी टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए बोली, आवाज़ तो आ गई, लेकिन संस्कार कहाँ से आएंगे? कल तक जो इशारों में बात करती थी, अब देखना कैसे जबान लड़ाएगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रांत को गुस्सा आने ही वाला था कि ईशानी ने उसका हाथ दबाकर उसे रोक दिया। ईशानी बुआ के पास गई। उसने बुआ की प्लेट में एक और टोस्ट रखा। ईशानी,
मीठी लेकिन मजबूत आवाज में, बुआ जी, जबान लड़ाना बदतमीजी होती है और चुप रहना मजबूरी, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ और इज्जत देना जानती हूँ, पर इज्जत लेना भी जानती हूँ। लीजिए, नाश्ता कीजिए। बुआ जी का मुंह खुला का खुला रह गया। ईशानी की आवाज में वो डर नहीं था, एक नया आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस था। विक्रांत अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी शेरनी जाग गई थी। शहर के बाहर एक पुराने गराज की नताशा खड़ी थी। उसके सामने एक मैकेनिक खड़ा था जिसके कपड़े ग्रीस से सने थे। नताशा ने एक नोटों की गड्डी मैकेनिक के हाथ में थमाई। नताशा, काम पक्का होना चाहिए। एक्सीडेंट ऐसा लगे कि कुदरती था, कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। मैकेनिक, मैम बेफिक्र रहिए, मैं ब्रेक वायर को ऐसे काटूंगा कि गाड़ी चलते वक्त तो ठीक रहेगी, लेकिन जैसे ही स्पीड 80 के पार जाएगी ब्रेक फेल हो जाएंगे, और हाईवे पर 80 की स्पीड तो आम बात है। नताशा, गुड। आज विक्रांत ईशानी को सरप्राइज डेट पर ले जा रहा है, पर उसे नहीं पता कि वो डेट डेथ डेट बनने वाली है। बाय बाय ईशानी। दोपहर का समय था। विक्रांत ने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली थी। उसने ईशानी को कॉल किया, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। ईशानी, कहाँ? विक्रांत, सरप्राइज है, बस इतना समझ लो कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ वो हर पल जीना चाहता हूँ जो मैंने पिछले कुछ महीनों में खो दिया है। ईशानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक खूबसूरत लाल गाउन पहना जो विक्रांत ने भिजवाया था। जब विक्रांत उसे लेने आया तो वो उसे देखता ही रह गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने देता। दोनों हंसते हुए कार में बैठे। वो वही काली मर्सिडीज थी जिसके ब्रेक नताशा के आदमी ने खराब कर दिए थे। गाड़ी शहर से बाहर हाईवे पर दौड़ रही थी। मौसम बहुत सुहावना था, ठंडी हवा चल रही थी। विक्रांत ने ईशानी का हाथ अपने हाथ में ले रखा था और एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था। ईशानी, हम कहाँ जा रहे हैं? विक्रांत, जन्नत। मजाक कर रहा हूँ, पास में एक लेक साइड रिजॉर्ट है, वहाँ कैंडल लाइट डिनर होगा। ईशानी, विक्रांत, मुझे डर लग रहा है। अरे, मुझसे? अब भी? ईशानी, आपसे नहीं, इस खुशी से। जब भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है कोई बुरी नज़र लग जाती है। विक्रांत, अब कोई नज़र नहीं लगेगी, मैंने अपनी नज़र जो लगा दी है तुम पर। उसने मजाक में कहा और एक्सेलरेटर पर पैर दबाया। कांटा 60, 70, 80 की स्पीड पार कर गया। अचानक सामने एक ट्रक आ गया। विक्रांत ने मजाक में कहा, ओहो, ये ट्रक वाले भी ना। उसने ब्रेक पेडल दबाया। गाड़ी की स्पीड कम नहीं हुई। विक्रांत का माथा ठनका। उसने दोबारा ब्रेक दबाया, जोर से। गाड़ी वैसे ही 90 की स्पीड पर दौड़ रही थी। ईशानी, क्या हुआ? गाड़ी रुक क्यों नहीं रही? विक्रांत का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने हैंड ब्रेक खींचा। हैंड ब्रेक भी जाम था। विक्रांत चिल्लाते हुए, ईशानी, सीट बेल्ट कस लो, ब्रेक फेल हो गए हैं। ईशानी, क्या? सामने एक तीखा मोड़ आ रहा था और उसके आगे खाई थी। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। विक्रांत ने स्टीयरिंग को काबू करने की पूरी कोशिश की। ईशानी, डरना मत, मैं कुछ कर रहा हूँ। उसने देखा कि बाईं तरफ पहाड़ की चट्टान है और दाईं तरफ खाई। अगर वो खाई की तरफ मोड़ा तो दोनों मरेंगे। अगर चट्टान की तरफ मोड़ा तो टक्कर विक्रांत की साइड यानी ड्राइवर साइड पर होगी। विक्रांत के पास एक ही रास्ता था, ईशानी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देना। उसने ईशानी की तरफ देखा, एक आखिरी प्यार भरी नज़र। विक्रांत, आई लव यू ईशानी। और उसने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से बाईं तरफ चट्टान की तरफ घुमा दिया। टायर्स की भयानक चीख, कांच टूटने की आवाज और एक जोरदार धमाका, क्रैश। गाड़ी चट्टान से टकराई और पलट गई। धुआं उठने लगा। सन्नाटा छा गया। सिर्फ गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही थी जो लगातार बज रहा था। पी। नताशा अपने केबिन में बैठी वाइन पी रही थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, वर्क डन, कार क्रैश्ड। नताशा जोर से हंसी। बधाई हो विक्रांत, तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। अब सिंघानिया एम्पायर भी मेरा और तुम्हारा गुरूर भी मिट्टी में। लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हो गई? धूरे के गुबार में उल्टी पड़ी गाड़ी के अंदर किसी की उंगलियां हिली। कौन जिंदा बचा है? विक्रांत ने ईशानी को बचाने के लिए टक्कर अपनी तरफ ली थी। क्या ईशानी सुरक्षित है? और अगर विक्रांत को कुछ हो गया तो क्या ईशानी इस दुनिया से लड़ पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। धमाके के बाद हाईवे पर सन्नाटा छा गया था। सिर्फ गाड़ी के इंजन से निकलती भाप की आवाज आ रही थी। हिस। उल्टी पड़ी हुई मर्सिडीज के पहिए अभी भी धीरे धीरे घूम रहे थे। अंदर ईशानी की पलकें हिली।
उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन वो होश में थी। एयरबैग ने उसे बचा लिया था। उसने अपनी धुंधली नज़रों से बगल में देखा। विक्रांत स्टीयरिंग व्हील पर सिर टिकाए बेसुध पड़े थे। ड्राइवर साइड पूरी तरह पिचक चुकी थी। कांच के टुकड़े उनके शरीर में धंस गए थे और खून की एक मोटी धार उनके सिर से बहकर ईशानी के हाथ पर गिर रही थी। ईशानी की चीख हलक में ही अटक गई। विक्रांत, आंखें खोलिए, देखिए मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, उठिए। उसने कांपते हाथों से विक्रांत का चेहरा हिलाया। कोई हलचल नहीं। विक्रांत का शरीर ठंडा पड़ रहा था। तभी ईशानी को पेट्रोल की गंध आई। उसने देखा कि बोनट के नीचे से चिंगारी निकल रही है। गाड़ी कभी भी फट सकती थी। ईशानी के अंदर न जाने कहाँ से ताकत आ गई। वो सावित्री बन गई, जिसे यमराज से अपने पति के प्राण वापस चाहिए थे। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली। दरवाज़ा जाम था। उसने कोहनी मार मार कर कांच तोड़ा और रेंगते हुए बाहर निकली। फिर वो विक्रांत की तरफ गई। दरवाज़ा बुरी तरह फंसा हुआ था। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। ईशानी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे के लॉक पर मारा। 1 बार, 2 बार, 10 बार। उसकी हथेलियां लहूलुहान हो गई। साउंड इफेक्ट, मेटल ब्रेकिंग, क्रैक। दरवाज़ा खुला। ईशानी ने विक्रांत को कॉलर से पकड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें बाहर खींचा। वो भारी थे और ईशानी कमज़ोर, लेकिन प्यार की ताकत शरीर की ताकत से बड़ी होती है। जैसे ही वो उन्हें लेकर कुछ दूर घास पर गिरी, पीछे गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। साउंड इफेक्ट, ब्लास्ट। एम्बुलेंस रफ्तार से भाग रही थी। ईशानी विक्रांत का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। उसका सफ़ेद गाउन अब लाल हो चुका था, विक्रांत के खून से। विक्रांत का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। ईशानी उनका हाथ अपने गाल पर रखकर रो रही थी। आपने वादा किया था विक्रांत कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने आई लव यू कहा था ना, तो अब उठकर उसे निभाइए। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। पैरामेडिक, नर्स। मैम, इनका पल्स बहुत वीक है, हमें सीपीआर देना होगा, आप प्लीज़ हटिए। ईशानी एक कोने में सिकुड़ गई। वो बस एक ही मंत्र जाप कर रही थी, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। स्ट्रेचर दौड़ रहा था। डॉक्टर, इमरजेंसी है, हेड इंजरी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स। ईशानी स्ट्रेचर के साथ दौड़ रही थी। उसका हाथ अभी भी विक्रांत के हाथ में था। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने ईशानी का हाथ छुड़ाया। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हुआ और उस बंद दरवाजे के कांच पर ईशानी के खून से सने हाथ के निशान छप गए। ईशानी वहीं फर्श पर ढह गई। उसकी दुनिया उस दरवाजे के उस पार थी और वो यहाँ बेबस थी। 1 घंटे बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में शोर हुआ। दादी साहब, बुआजी और चाची दौड़ते हुए आए। दादी साहब ने ईशानी को खून में लथपथ देखा और रो पड़ी। मेरी बच्ची, तू ठीक है? और मेरा विक्रांत? लेकिन बुआजी का जहर अभी खत्म नहीं हुआ था। बुआ, देख लिया माँ जी, मैंने कहा था ना ये लड़की मनहूस है। जब से आई है विक्रांत की जान पर बनी हुई है। आज तो लगभग खा ही गई मेरे भतीजे को। ईशानी जो जमीन पर बैठी थी धीरे से उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कमजोरी नहीं। उसने बुआजी की आंखों में आंखें डालकर देखा। बस कीजिए बुआजी, आज मेरा पति अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अगर आपने एक और अपशगुन शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी हैं। बुआजी हक्का बक्का रह गई। ईशानी का ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। दादी सा ने बुआ को डांटा। चुप कर विमला, बहू ठीक कह रही है। नटाशा टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़, बिजनेस टाइकून विक्रांत सिंघानिया की कार का भयानक एक्सीडेंट, हालत नाजुक। नटाशा ने शैंपेन का ग्लास उठाया। नटाशा, चेयर्स विक्रांत, मैंने कहा था ना, मेरा प्यार ठुकराने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब वो ईशानी विधवा बनकर रोएगी और पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसके खबरी का, इन्फॉर्मा का फ़ोन था। मैम, विक्रांत जिंदा है, अभी सांसें चल रही हैं, ऑपरेशन चल रहा है। नटाशा ने गुस्से में ग्लास दीवार पर दे मारा। जिंदा है? ये आदमी है या भूत? मुझे खुद जाकर देखना होगा, उसका काम तमाम करना होगा। ओटी की लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर मेहता बाहर आए। उनके चेहरे पर पसीना था और हाव भाव गंभीर। ईशानी दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर, विक्रांत कैसे हैं? डॉक्टर मेहता ने अपना मास्क हटाया। हमने बुलेट्स तो नहीं थीं, लेकिन कांच के टुकड़े बहुत गहरे धंसे थे। ब्रेन में सूजन है। हमने ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन दादी सा, लेकिन क्या डॉक्टर, साफ साफ बताइए। डॉक्टर, अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। वो कोमा में चले गए हैं। अगर कल सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो शायद वो कभी ना उठ पाएं। या फिर ईशानी, या फिर डॉक्टर, या फिर उनकी यादाश्त जा सकती है। सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। कोमा या यादाश्त का जाना। ईशानी ने विक्रांत को मौत से तो बचा लिया, लेकिन क्या वो उसे वापस उस दुनिया में ला पाएगी जहां वो उससे प्यार करता था? और उधर नटाशा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही है एक नए प्लान के साथ। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
रात गहरी हो चुकी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। सिर्फ नर्सों के चलने की आवाज़ आ रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। एक नर्स बाहर निकली। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और सिर पर नर्स की कैप। हाथ में एक इंजेक्शन की ट्रे थी। उसकी आंखों में इलाज करने की दया नहीं, कत्ल करने की चमक थी। ये कोई और नहीं, नताशा थी। उसने रिसेप्शन पर बैठी नर्स को देखा जो ऊँग रही थी। नताशा धीरे से आईसीयू की तरफ बढ़ी। वहाँ एक गार्ड खड़ा था। गार्ड, रुको, कहाँ जा रही हो? इस समय विजिटर्स अलाउड नहीं है। नताशा, आवाज़ बदलकर, डॉक्टर मेहता ने भेजा है, पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, इंजेक्शन देना ज़रूरी है। गार्ड ने ट्रे देखी और हट गया। ठीक है, जल्दी आना। नताशा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। गुड बाय विक्रांत। अंदर ईशानी विक्रांत के पास बैठी थी। वो लगातार उनका हाथ सहला रही थी। अचानक ईशानी को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पास रखे पानी के जग को उठाया, लेकिन हाथ कांपने की वजह से जग हिल गया और थोड़ा पानी गिर गया। ईशानी, मन ही मन, ये कैसा अपशगुन है? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। ईशानी उठी। उसने विक्रांत के माथे को चूमा। मैं अभी आती हूँ विक्रांत, बस 2 मिनट में। ईशानी कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर गई, नताशा ने उसे कॉरिडोर के कोने में छुप कर देखा। रास्ता साफ था। नताशा आईसीयू के अंदर दाखिल हुई। उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। क्लिक। वो विक्रांत के बिस्तर के पास गई। हाय हैंडसम, देखो मैं आ गई। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी जान हूँ। आज मैं सच में तुम्हारी जान लेने आई हूँ। नताशा ने ट्रे से एक सिरिंज निकाली। उसमें एक नीला लिक्विड यानी जहर भरा था। डरो मत जान, दर्द नहीं होगा, बस एक गहरी नींद, हमेशा के लिए। उसने विक्रांत के हाथ की ड्रिप में इंजेक्शन लगाने के लिए सुई आगे बढ़ाई। विक्रांत बेहोश थे, लेकिन जैसे ही नताशा करीब आई, मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज हो गई। बीप, बीप, बीप। ईशानी हॉस्पिटल के छोटे मंदिर में दिया जला रही थी। अचानक दिया बुझ गया। ईशानी की सांस अटक गई। विक्रांत! वो पागलों की तरह आईसीयू की तरफ दौड़ी। जब वो दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि अंदर एक नर्स विक्रांत की ड्रिप में कुछ डाल रही है, लेकिन नर्स के हाथ में जो इंजेक्शन था वो हॉस्पिटल का नहीं लग रहा था, और उस नर्स ने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना था वो नताशा का था। उसने उसे पहचान लिया। ईशानी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लॉक था। ईशानी चिल्लाते हुए, खोलो, कौन हो तुम? विक्रांत को हाथ मत लगाना। उसने कांच के दरवाजे पर पागलों की तरह मुक्के मारना शुरू कर दिया। नताशा ने ईशानी को देखा और जल्दी करने लगी। धत तेरी, ये मुसीबत फिर आ गई। ईशानी ने देखा कि नताशा इंजेक्शन लगाने ही वाली थी, वक्त नहीं था। ईशानी ने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से कांच के दरवाजे पर दे मारा। स्मैश! कांच टूटने की भयानक आवाज़। कांच बिखर गया। ईशानी अंदर कूदी। नताशा ने इंजेक्शन बस टच ही किया था कि ईशानी ने नताशा पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। इंजेक्शन दूर जा गिरा। नताशा अपना मास्क नोचते हुए, छोड़ मुझे, कमबख्त औरत! नताशा ने ईशानी के बाल पकड़े और उसका सिर जमीन पर दे मारा। आह! ईशानी की चीख निकल गई, लेकिन ईशानी ने हार नहीं मानी। उसने नताशा का पैर पकड़ लिया। मैं उन्हें मारने नहीं दूंगी। नताशा, तो तू मर जा। नताशा ने पास पड़ा सर्जिकल चाकू उठा लिया। वो ईशानी को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी मॉनिटर की बीप एक लंबी टोन में बदल गई और फिर नॉर्मल हो गई। बिस्तर पर हलचल हुई। विक्रांत का हाथ उठा और उसने पास रखी सलाइन की बोतल को गिरा दिया। थड! दोनों रुक गए। विक्रांत धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। नताशा घबरा गई। ये होश में आ गया? सिक्योरिटी गार्ड्स की सीटियों की आवाज़ आने लगी। पकड़ो, अंदर कोई है। नताशा ने देखा कि अब उसका खेल खत्म हो सकता है। उसने ईशानी को जोर से लात मारी और खुली खिड़की यानी ग्राउंड फ्लोर से बाहर कूद गई। ईशानी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन नताशा अंधेरे में गायब हो गई। ईशानी हाँफ रही थी। उसके सिर से खून बह रहा था, नताशा की टक्कर से, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। वो विक्रांत के पास गई। विक्रांत की आंखें खुली थीं। वो छत को घूर रहे थे। ईशानी रोते हुए, खुशी से, विक्रांत, आप ठीक हैं? हे भगवान, आप होश में आ गए। ईशानी ने उनका हाथ पकड़ लिया और चूमने लगी। मुझे पता था आप लौट आएंगे, मुझे पता था। डॉक्टर और नर्स अंदर आ गए। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप हमें सुन सकते हैं? डॉक्टर ने पूछा। विक्रांत ने धीरे से सिर घुमाया। उसने डॉक्टर को देखा, फिर ईशानी को।
ईशानी की आंखों में उम्मीद थी। वो विक्रांत के बोलने का इंतजार कर रही थी। विक्रांत ईशानी को देखता रहा। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। उसकी आंखों में प्यार नहीं था, गुस्सा भी नहीं था, सिर्फ खालीपन था। विक्रांत ने धीरे से अपना हाथ ईशानी की पकड़ से छुड़ा लिया और फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने ईशानी को जीते जी मार दिया। विक्रांत, कमजोर आवाज में, आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? साउंड इफेक्ट, हार्ट ब्रेकिंग म्यूजिक, शैटरिंग ग्लास साउंड। नरेटर, ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत, मैं ईशानी, आपकी पत्नी। विक्रांत, पत्नी? लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। हवा में सन्नाटा गूंज गया। डॉक्टर मेहता ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी मिसेस सिंघानिया, वही हुआ जिसका डर था। रेट्रोग्रेड एमनीजिया, यानी याददाश्त चली गई। उन्हें पिछले कुछ सालों का कुछ याद नहीं है। ईशानी पत्थर की मूरत बन गई। जिसने मौत को हरा दिया वो यादों से हार गई। विक्रांत उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। डॉक्टर मेहता आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दादी साहब, बुआ और ईशानी सब उन्हें घेरे खड़े थे। ईशानी रोते हुए, डॉक्टर, वो मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? वो मजाक कर रहे हैं ना? डॉक्टर मेहता, आई एम सॉरी। विक्रांत के सिर पर जो चोट लगी है उससे उनके दिमाग का वो हिस्सा प्रभावित हुआ है जहां पिछले 3 साल की यादें थीं। उनके लिए अभी साल 2022 चल रहा है। सब सन्न रह गए। डॉक्टर, उन्हें याद है कि वो बिजनेस टाइकून है, उन्हें दादी सा याद है, बुआ याद है, लेकिन ईशानी, उन्हें तुम्हारी कोई याद नहीं है। उनके लिए तुम एक अजनबी हो और अभी उन्हें ज़बरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत करना, वरना ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ईशानी दीवार के सहारे टिक गई। 3 साल? यानी उनकी शादी, उनका प्यार, उनकी नफरत, सब मिट गया, जैसे कभी हुआ ही ना हो। जैसे ही डॉक्टर गए, बुआ जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। बुआ, लो, सुन लिया। भगवान का न्याय देखो। विक्रांत को वही याद है जो जरूरी है। ये जबरदस्ती की शादी तो वो वैसे भी नहीं मानता था, अब तो दिमाग से भी निकल गई। बुआ ईशानी के पास गई। क्यों री, अब क्या करेगी? सुहाग तो है पर पति नहीं है। अब तो इस घर से निकलना ही बेहतर है। दादी सा गुस्से में, विमला, शर्म कर, वो अभी भी उसकी पत्नी है। 7 फेरे याददाश्त से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। ईशानी ने अपने आंसू पोंछे। दादी सा ठीक कह रही हैं। विक्रांत मुझे भूल गए हैं पर मैं नहीं। मैं अपनी जगह वापस बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे फिर से शुरुआत क्यों न करनी पड़े। ईशानी डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। विक्रांत बिस्तर पर बैठा था, सिर पर पट्टी थी। वो काफी चिड़चिड़ा लग रहा था। नर्स, मेरा फ़ोन कहाँ ले? मुझे ऑफिस कॉल करना है। ईशानी उसके पास पानी का ग्लास लेकर गई। लीजिए, पानी। विक्रांत ने उसे घूर कर देखा। वही तीखी नजरें, लेकिन उनमें पहचान नहीं थी। विक्रांत, तुम कौन हो? वही जो थोड़ी देर पहले रो रही थी? देखो मिस, जो भी हो, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। और तुम मुझे विक्रांत क्यों बुला रही हो? मैं मिस्टर सिंघानिया हूं तुम्हारे लिए। ईशानी का दिल टूटकर बिखर गया। जिस जुबान से वो जान और ईशानी सुनती थी, आज वही जुबान उसे मिस कह रही थी। ईशानी कांपती आवाज में, मैं आपकी देखभाल के लिए हूं, घर से। घर से? दादी सा ने भेजा होगा। ठीक है, ग्लास रखो और बाहर जाओ, मुझे अकेले रहना है। नताशा अपनी कार में बैठी थी। उसके जासूस ने उसे खबर दे दी थी। विक्रांत की याददाश्त चली गई और वो 2022 में जी रहा है। नताशा जोर से हंसी, इतनी जोर से कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, ये तो मेरे प्लान से भी बेहतर हुआ। 2022 में विक्रांत और मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। उसके लिए तो मैं अभी भी उसकी जान हूँ। उसने तुरंत अपना मेकअप ठीक किया, नर्स वाली ड्रेस उतारकर एक ग्लैमरस ड्रेस पहनी जो गाड़ी में थी। अपनी आंखों में नकली आंसू लाने के लिए ग्लिसरीन लगाई। तैयार हो जाओ ईशानी, अब असली मालकिन वापस आ रही है। ईशानी अभी भी कमरे के कोने में खड़ी थी विक्रांत की डांट सुनकर। तभी दरवाज़ा खुला। विकी, ओ माय गॉड! विक्रांत ने दरवाजे की तरफ देखा। नताशा दौड़ती हुई अंदर आई और सीधा विक्रांत के गले लग गई। ईशानी आगे बढ़ी उसे रोकने के लिए, रुको। लेकिन तभी विक्रांत का रिएक्शन देखकर ईशानी के कदम जम गए। विक्रांत ने नताशा को धक्का नहीं दिया, उसने नताशा को वापस गले लगाया। विक्रांत, नताशा, थैंक गॉड तुम आ गई, मैं कब से किसी अपने का इंतजार कर रहा था। नताशा ने विक्रांत के गाल पर किस किया और ईशानी की तरफ देखकर एक शैतानी स्माइल दी। नताशा, विक्की बेबी, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मैं तो मर ही जाती अगर तुम्हें कुछ हो जाता। विक्रांत, मैं ठीक हूँ बेबी, बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। और ये लड़की कौन है?
ईशानी की तरफ इशारा करते हुए। अजीब बर्ताव कर रही है। नताशा, ओ ये तो तुम्हारी नई केयर टेकर है, बेचारी थोड़ी इमोशनल है, इग्नोर करो। केयर टेकर। ईशानी की पहचान अब सिर्फ एक नौकरानी की रह गई थी। विक्रांत नताशा का हाथ पकड़े बैठा था और ईशानी वहां तमाशा देख रही थी। उसे मन कर रहा था कि चीख कर बताए, वो कातिल है, उसने आपको मारने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर की चेतावनी याद थी, स्ट्रेस दिया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ईशानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, नाखून हथेली में गड़ गए। उसने एक गहरा फैसला लिया। ईशानी, मन ही मन, ठीक है नताशा, तुम खेल खेल रही हो, लेकिन तुम भूल गई कि 2022 में विक्रांत भले ही तुम्हारा था, लेकिन 2026 में वो मेरा है और मैं उसे याद दिला कर रहूंगी। ये केयर टेकर अब तुम्हारी केयर करेगी। ईशानी ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप पानी का ग्लास रखकर बाहर निकल गई। लड़ाई अब